तो स्वागत है आपका बीए स्टूडेंट क्लासेस में। मैं अखिलेश साहू आप लोगों का स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी सभी सेमेस्टर वालों के एग्जाम शुरू हो चुके हैं, तो मैं लेकर आ चुका हूं उन सभी सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन जो भी बीए थर्ड सेमेस्टर में है और उन्होंने एशियंट हिस्ट्री यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री ले रखा है, प्राचीन इतिहास ले रखा है, उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वह सभी क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं जिसका आपके क्वेश्चन पेपर से बहुत ही ज़्यादा मेलजोल खाता है। यहाँ से आप लोगों का 100% क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर लें। ये जो भी मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना, और हो सकता है कि आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर से पास हो जाएं। तो यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला हूँ बहुत अच्छे से आप लोगों को याद रखना है, जो कि इसका मैंने पार्ट 1 इधर का जो है और लाइव क्लास में मैंने डिस्कस कर लिया था, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से देख सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन शुरुआत करने जा रहा हूँ मैं यहाँ से अब दूसरी वीडियो। तो आज की भी वीडियो महासंग्राम होने वाली है वह सभी छात्रों के लिए जो बीए थर्ड सेमेस्टर में हैं। तो चलिए बिना देरी किए फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और चलिए हम शुरू करते हैं। तो धंग की हमीर से तुलना कीजिए। जो धंग की हमीर है उसकी तुलना कीजिए। तो महोबा से प्राप्त एक अभिलेख में धंग की तुलना हमीर महमूद गजनवी से की है। महमूद गजनवी से की है। फिर क्या है, धंग ने पहले संघर्ष और जो सोर्स और कौशल प्रदर्शित किया था वह उसके साथियों को हमीर यानी अमीर के समान प्रतीत हुआ। वास्तव में धंग की हमीर से तुलना का तात्पर्य यह है कि धंग की शक्ति के कारण ही मुस्लिम अमीर देश मध्य देश में आगे बढ़ने का साहस ना कर सके। तो धंग हमीर से क्या है, धंग की हमीर से तुलना कीजिए। तो धंग की हमीर से तुलना का तात्पर्य क्या है कि धंग की शक्ति के कारण मुस्लिम अमीर मध्य देश में आगे बढ़ने की साहस ना कर सके, यही है धंग की हमीर से तुलना। इसी के साथ साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सेन शासक बल्लाल सेन की सांस्कृतिक उपलब्धियां लिखिए। तो बल्लाल सेन की राजनीतिक उपलब्धियों की अपेक्षा सांस्कृतिक क्षेत्र में अधिक रुचि दिखाई। कहा जाता है कि उसी ने कान्यकुब्ज से उन अनेक ब्राह्मण परिवारों को बुलाकर बंगाल में बसाया जो आगे चलकर यहाँ की कुलीन प्रथा के जनक हुए। वह स्वयं विद्वान था जिसने दान सागर नामक ग्रंथ की रचना की। कौन? बल्लाल सेन। वह बृहस्पति की बुद्धि का प्रेमी था। वह विद्वान और समाज सुधारक भी था। किसके बारे में यहाँ पर कहा गया? बल्लाल सेन के। तो बल्लाल सेन ने क्या किया? कान्यकुब्ज में अनेक ब्राह्मण परिवारों को बुलाकर कान्यकुब्ज से बंगाल में बसाया था जो वहाँ के प्रथा के कुलीन प्रथा के जनक हुए थे। अब यहाँ पर देखते हैं गाहड़वाल क्या है। कहा जाता है कि ययाति वंश में उसके सबसे छोटे पुत्र के वंशजों में देवदास पैदा हुआ था जिसने काशी के आसपास शासन किया। वह शनि से पीड़ित था परंतु उसने दुष्ट ग्रह की दुष्कृतियों और पीड़ाओं को टाला, इसीलिए यह ग्रहों का निवारण करने वाला कहलाया। इसका बिगड़ा हुआ रूप ही गहरवार प्रसिद्ध हो गया। कालांतर में धर्मरक्षक होकर इतिहास में प्रसिद्ध हो गया। तो गहरवाल क्या हो गया? गहरवार प्रसिद्ध हो गया, इसी को धीरे धीरे गहरवाल बोलने लगे। और कालांतर में क्या हुआ? धर्मरक्षक और इतिहास में प्रसिद्ध हो गया, धर्मरक्षक बन गया। जयचंद का नाम किसने नहीं सुना होगा? तो जयचंद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जयचंद कौन थे। तो जयचंद 1170 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। वह विजयी, परम वैष्णव और दानी था। उसने गुजरात के सोलंकियों और तुर्कों को कई बार हराया। उसका राज्य बनारस और गया तक था। आप लोगों को पता होगा बनारस कहाँ है? यूपी में। और गया कहाँ है? बिहार में। तो मतलब यूपी से और बिहार तक उसका पूरा शासन रहा। उसने 8 सामंत राजाओं को बंदी बनाया था। उसने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर किया। स्वयंवर में पृथ्वीराज द्वारा संयोगिता के अपहरण से दोनों वंशों में शत्रुता बढ़ गई। 1194 ईस्वी को कन्नौज की लड़ाई में मोहम्मद गौरी द्वारा वह मारा गया। जयचंद कब मारा गया था? 1194 ईस्वी में। और गद्दी पर कब बैठा था? 1170 ईस्वी में। यानी उसने 24 साल तक शासन किया, ये भी लिख सकते हो। और कन्नौज की लड़ाई में मोहम्मद गौरी द्वारा वह मारा गया।
इसी के साथ साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि मेरा 1 तारीख से, यानी कि आज 30 कल 31, परसों से हिस्ट्री का एक बैच स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बैच में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। और हिस्ट्री का बैच है, केवल हिस्ट्री का ही रहेगा, यूट्यूब पर फ्री रहेगा। टाइम डिसाइड करके बताऊंगा कि कितने बजे से शुरू है। ऑलरेडी आप लोगों के लिए बहुत सारे कंटेंट तैयार करके मैंने रख लिया है, बस आप लोगों को हिस्ट्री के वीडियो बहुत ही जल्दी प्रोवाइड होने वाले हैं और आप लोगों को अच्छे से सभी वीडियो देखना है, क्योंकि वहाँ पर मैं सभी क्वेश्चंस जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर थर्ड सेमेस्टर और ऑल कंपटीशन लेवल के सभी क्वेश्चंस मैं वहाँ पर बताऊँगा और पूरा मैं सिलेबस वाइज चैप्टर वाइज बताऊँगा। क्योंकि वहाँ पर जो भारतीय इतिहास के स्रोत हैं या ऐतिहासिक स्रोत हैं, पूरा वहाँ पर पढ़ाऊँगा, मैं पूरा बताऊँगा। तो इसके लिए आप लोग वहाँ पर जाकर विजिट करके पहले देख सकते हैं। मैं उसका प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहाँ पर भी आप लोग डे बाई डे मिलता रहेगा आप लोग को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तराइन के प्रथम युद्ध कौन कौन से हैं, मतलब कब लड़ा गया। यह युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। इतना आप लोगों को याद रखना है। तराइन यानी कि जो थानेश्वर तथा करनाल के बीच में है के रण क्षेत्र में दोनों की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी घायल हो गया। यदि एक खिलजी होगा सैनिक उसे लेकर रणभूमि से भाग न गया होता तो रक्त बहने से गौरी की मृत्यु हो जाती। यानी यदि खिलजी सैनिक उससे लेकर भाग न गया होता तो क्या होता, मोहम्मद गौरी की इतना खून बह रहा था मोहम्मद गौरी का कि वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती। मोहम्मद गौरी बड़ी कठिनाई से अपनी मातृभूमि को पहुँच सका। इस पराजय से मोहम्मद गौरी को प्रतिष्ठा को बहुत गहरा धक्का लगा। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ। तराइन का फर्स्ट युद्ध 1191 और द्वितीय युद्ध यहाँ पर देखते हैं कि तराइन का द्वितीय युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। चौहानों की शक्ति नष्ट हो गई। अजमेर, झांसी, सरस्वती, शिवालिक पहाड़ियाँ तथा अन्य दुर्ग मोहम्मद गौरी के अधिकार में आ गए। यह युद्ध इतिहास की एक युगांतकारी तथा परिवर्तनकारी घटना है। यह युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ और इसमें मोहम्मद गौरी की विजय निश्चित हो गई। अब मुसलमानों का कार्य बहुत आसान हो गया था। क्या हुआ, तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया था। चौहानों की शक्तियां नष्ट हो गई थीं। मोहम्मद गौरी क्या हो गया, एक युगांतकारी और परिवर्तनकारी घटना साबित कर दिया उस युद्ध को, और वहाँ पर मोहम्मद गौरी की विजय हुई और मुसलमानों का वहाँ पर राज चलने लगा। अब इसी के साथ साथ गोपाल, यानी गोपाल कौन थे, तो गोपाल आप लोगों को पता होगा, जैसे कृष्ण जी हैं उनको भी गोपाल माना जाता है, यानी कि जो को पाले उन्हीं को गोपाल बोला जाता था। तो इस प्रकार से गोपाल के वंश का उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो वो देखते हैं कि यह पाल वंश का संस्थापक माना जाता है। अभिलेखों से विदित होता है कि राजनीतिक अव्यवस्था से मुक्त पाने के लिए प्रकृति ने गोपाल को राजा चुना। गोपाल को राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, परंतु इतना कहा जा सकता है कि उसने बंगाल की अव्यवस्था का अंत कर पाल वंश की नींव डाली। यहाँ पर कहा गया है कि गोपाल को ज़्यादा राजकाज में, सैनिकों में या राजनीतिक प्रवृत्तियों में उसकी मतलब रुचि नहीं थी, उसको नहीं पता था कुछ, लेकिन फिर भी उसको राज पर बैठाया गया राज करने के लिए। फिर क्या, सेन शासक विजय सेन। अब देखते हैं कि सेन शासक विजय सेन कौन थे। यहाँ पर केवल जो राजा महाराजा हुआ करते थे उन्हीं सबके बारे में आपको वर्णन मिलेगा जो थर्ड सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को पूरा जो खुदाई वगैरह सभ्यताएं यही सब देखने को मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर मिलेगा, वहाँ पर क्या मिलता है एंशिएंट हिस्ट्री में, पहले चंद्रगुप्त मौर्य मिलेंगे, हर्षवर्धन मिलेंगे, शुंग वंश मिलेंगे, लोधी, खिलजी, ये सब मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर उन सब शासकों के बारे में ज़्यादा जिक्र किया गया है। सेन शासक विजय सेन कौन थे, तो हेमंत सेन के बाद रानी यशोदा देवी से उत्पन्न उसका पुत्र विजय सेन गद्दी पर बैठा। उसने सूर्यवंश की एक राजकुमारी से विवाह कर अपनी सत्ता के विस्तार का प्रयत्न किया। उसने लगभग 62 वर्षों तक शासन किया। रामपाल की मृत्यु के बाद पालों की अवनति का लाभ उठाकर विजय सेन ने अपनी धीरे धीरे सत्ता बंगाल के बहुत बड़े भागों पर स्थापित कर ली। उसने अनेक बिरुद यानी उपाधियां धारण की। कौन, विजय सेन ने।
विजय सेन के बाद कौन आता है? चंदेल। चंदेलों की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों में मतभेद हैं। अभिलेखित साक्ष्यों से विदित होता है कि विश्व सृष्टा आदि पुरुष से मरीच और अत्रि मुनि से चंद्रात्रेय का जन्म हुआ। उन्होंने ऐसे राजाओं को जन्म दिया जो पृथ्वी का संहार और रक्षण करने में समर्थ थे। उन्हीं के वंशों में चंदेलों के पहले नन्नुक की उत्पत्ति हुई। इन्हें चंद्र और चंद्रात्रेय का वंशज बताया गया है। चंदेल कौन थे? तो चंदेल जो नन्नुक की उत्पत्ति हुई थी, उन्हें चंद्र और चंद्रात्रेय का वंशज बताया गया। अब देखते हैं कि नन्नुक कौन है। खजुराहों से प्राप्त अभिलेखों के आधार पर नन्नुक चंदेल वंश का प्रथम शासक था। अभिलेखों में उसे नृप और महिपत विरुद्ध दिए गए हैं। यह प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय का समकालीन था और संभवतः उसके अधीन ही उसका सामंत रहा होगा। खजुराहो अभिलेख के अनुसार उसकी आज्ञाओं को उसके शत्रु फूलों के हार के समान सिरोधार करते थे। उसका सौर अर्जुन के समान था। यानी कि जो नन्नुक था बहुत ही पराक्रमी और बहुत ही बलशाली राजा था। उसकी क्या है? उसकी आज्ञा जो उसके शत्रु है वो फूलों के हार के समान सिरोधार करते थे, यानी बहुत उसका आज्ञा का पालन करते थे और बहुत ही अच्छे से इसको तैयार कर लेना। चंदेल वंश हुआ, परमार वंश हुआ, ये सब आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तैयार करके रखना है। मोहम्मद गौरी हुआ, तराइन का युद्ध हुआ, ये सब आप लोग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जैसे चंदेल यशोवर्मन 930 ईस्वी में चंदेल वंश का राजा बना। गौड़, मिथिला, कौशल, मालवा, चेद, गुर्जर और कश्मीर प्रदेशों में उसने अपनी शक्ति बढ़ाई। कहा गया है कि वह गौड़ों के लिए कृपाण था। खसों की सेना का सम्मान किया। कौशलों के कोषागार को ढो ले गया। कश्मीर के योद्धाओं को विनष्ट करते हुए मैथिलों को भी दुर्बल कर दिया। मालवों के लिए प्रलयंकार शंकर था। गुर्जरों के लिए प्रबल ज्वाला। यानी ये जहाँ तक गया सब कहीं अपना भयंकर आतंक मचाता गया। अब क्या है? भोज की संस्कृति उपलब्धियाँ लिखिए। सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। भोज विजेता के साथ साथ साहित्य, संस्कृति और कला का भी संरक्षक था। उसे कविराज कहा गया। उसकी प्रसिद्धि उसकी योग्य शासन व्यवस्था, आदर्श न्याय, पांडित्य, विद्या और कला को प्रश्रय देने का कारण है। उसने साहित्य, व्याकरण, धर्म दर्शन, गणित, वैद्यक, वास्तुकला, कोश आदि पर अनेक पुस्तकें लिखी। सरस्वती कंठाभरण, शब्द अनुशासन, समरांगण, सूत्रधार उसकी प्रमुख रचना है। तो भोज के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी आप लोग को अच्छे से जानकारी ले लेनी है और गहन अध्ययन कर लेना, क्योंकि भोज के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कभी कभी। और यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि महमूद गजनवी बहुत ही बड़ा आक्रमणकारी था और बहुत ही ये ज़्यादा तहस नहस भारत में किया। ये तो आप लोग को पता ही होगा। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है कि महमूद गजनवी एक आक्रमणकारी था। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 17 बार। उसके आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य भारत की धन संपत्ति को लूटना था। वह धन का बहुत बड़ा लालची था। उसके आक्रमणों में 1025 ईस्वी का सोमनाथ पर आक्रमण बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्या कहते हैं? 1025 में सोमनाथ मंदिर जो था उस पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण में हिंदुओं की पराजय हुई तथा मंदिर से अपार संपत्ति हाथ लगी। यह मंदिर से बहुत ही ज़्यादा संपत्ति ले गया। कहा जाता है कि 200 ऊंट सोने चांदी के वजन से कराहते हुए गजनवी पहुंचे। जो 200 ऊंट थे उन पर इतना सोना चांदी लाद दिया गया था कि वो बेचारे कराहते हुए गजनवी पहुंचे थे। अब आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा भयंकर आतंकवादी आप लोग मान सकते हैं आक्रमणकारी था। अब देखते हैं गोविंद चंद्र गाहड़वाल। गोविंद चंद्र गाहड़वाल के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा कि चंद्रदेव के बाद गोविंद चंद्र गाहड़वाल वंश का राजा हुआ। वह बड़ा प्रतापी शासक था। युवराज के रूप में उसने तुर्कों के रूप में आक्रमण को विफल कर दिया। जब वो युवराज ही बना था तभी तुर्कों के आक्रमण को विफल कर दिया था। पूर्व में उसने पालों की कमजोरी का लाभ उठाकर मगध के पश्चिमी भाग पर अधिकार कर लिया। पटना और मुंगेर अब उसके राज्य के अंग बन गए। उसकी विजय पताका दक्षिणी मालवा तक फहराई। वह स्वयं दानी विद्वान था और विद्वानों का आदर करने वाला था। आप लोग को यहाँ पर बहुत अच्छे से याद कर लेना है कि जो गोविंद चंद्र था वह युवराज बनते ही या युवराज की गद्दी पर आते ही तुर्कों के आक्रमण को विफल कर दिया। बड़ा प्रतापी शासक था
और चंद्रदेव के बाद वह गढ़वाल वंश का राजा बना। ऐसे आप लोग अच्छे से थोड़ा अपने तरफ से इसको कन्वर्टेड करके लिख सकते हैं, बहुत ही आसान शब्दों में। फिर क्या है, ललितादित्य मुक्तापीड कौन है? तो कश्मीर के कराकोट वंश का सबसे प्रतापी शासक ललितादित्य मुक्तापीड था। वह बड़ा प्रतापी और विजयी राजा हुआ। उसकी सैनिक उपलब्धियों का वर्णन रजत रंगड़ी में मिलता है। इसी के साथ साथ आप लोगों को यदि पीडीएफ वगैरह चाहिए तो पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर विजिट करके आप लोग वहां से पीडीएफ वगैरह प्राप्त कर सकते हो। वहां पर सभी पीडीएफ मिल जाएंगे और साथ साथ में आप लोग क्वेश्चन पेपर, आप लोगों का कोई डाउट है तो भी वहां पर सॉल्व हो जाएगा, या फिर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। यदि जिन भी छात्रों का क्वेश्चन पेपर हो गया हो, यानी वो मॉडल पेपर अपना सेंड कर सकते हैं कहीं भी, चाहे टेलीग्राम पर हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में हो। उसने पंजाब तथा कन्नौज पर आक्रमण किया तथा कन्नौज नरेश यशो वर्मा के पश्चिमी भाग पर कब्जा कर लिया। वह मात्र विजेता ही नहीं वरन कला और साहित्य का संरक्षक भी था। वो विजेता के साथ साथ क्या, कला और साहित्य का भी संरक्षक था, और वह बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में आस्था रखता था। देखते हैं 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी हम तैयार कर लेते हैं फटाफट। चहमानों का मूल स्थान कहाँ था? जो चहमान हुआ करते थे उनका मूल स्थान कहाँ हुआ था? साहित्यिक और अभिलेखिक साक्ष्यों के अनुसार चहमान सपाद लक्ष्य के शासक थे। पृथ्वीराज विजय में उनके प्रथम शासक वासुदेव की राजधानी अनंत देश में बताई गई, जो सांभर के निकट थी। पुष्कर क्षेत्र उनकी उत्पत्ति का स्थल बताया गया है। सभी तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि चहमान मूलतः शाकंभरी यानी सांभर क्षेत्र में उदित हुए। अहिछत्रपुत्र उनकी पहली राजधानी थी, अहिछत्रपुर उनकी पहली राजधानी थी। वहां से पुष्कर और अजमेर की ओर बढ़े। कौन? चहमान वंश का जो चहमानों का जो शासन काल था, और उनका जो मूल स्थान था कहाँ था? सांभर यानी शाकंभरी में था। कन्नौज के आयुध वंश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यशोवर्मन के पश्चात कन्नौज में आयुध सामंत नामांत शासकों का उल्लेख मिलता है। इसमें वज्रायुध और चक्रायुध प्रमुख थे। वज्रायुध की राजधानी कन्नौज थी। कश्मीर नरेश जयपेट का समकालीन वज्रायुध था। इसके पश्चात इंद्रायुध कन्नौज की गद्दी पर बैठा। उक्त दोनों शासक एक ही वंश के थे, किंतु उनके मध्य संबंधों का कोई निश्चित आधार नहीं है। इंद्रायुध 1783-84 में शासन कर रहा था, यानी कि बस 1 साल शासन किया। वत्सराज बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी है। वत्सराज 793 ईस्वी में अवंत के शासक हुआ। उसे गुर्जर प्रतिहार वंश की नींव डालने वाला कहा जाता है। उस समय उभरती हुई सत्ताओं से उसने संघर्ष किया। सफलताओं का क्रम अनवरत बना रहा। उसने गौड़ विजय की राष्ट्रकूटों के आक्रमण के समय राजा ध्रुव से पराजित होने के उपरांत राजपूताने में शरण ली। ध्रुव ने वत्सराज के साथ ही उन दोनों राजछत्रों को छीन लिया जिन्हें उसने गौड़राज से छीना था। वत्सराज का माना जाता है अवंत का शासक, और प्रतिहार वंश का, गुर्जर प्रतिहार वंश जो था उसकी नींव डालने वाला उसे ही माना जाता है। अब जो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि राजपूतों की उत्पत्ति के अग्निकुंड सिद्धांत का उल्लेख कीजिए, यानी कि जो उनका माना जाता है कि अग्निकुंड से उनका जन्म हुआ था। तो ये कैसे माना जाता है, यहाँ पर थोड़ा उनके बारे में लिखना है। चंद्रबरदाई ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। उसने लिखा है कि जब आबू पर्वत पर ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ को दैत्य राक्षस विध्वंस कर रहे थे, तो दैत्यों का अंत करने के लिए वशिष्ठ ने उसी यज्ञकुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए, जो परमार, चालुक और प्रतिहार कहलाए। इसके उपरांत चतुर्थ योद्धा चहमान, जो चौहान को उत्पन्न किया। तो ये यहाँ से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। अब है रजत रंगड़ी, जो कि कल्हड़ की रचना है, आप लोगों को पता होगा। आधुनिक ऐतिहासिक मापदंडों पर रचित रजत रंगड़ी प्राचीन कश्मीर का एक अति प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी रचना कल्हड़ ने की थी 1148 से 1150 के मध्य। इसमें कुल 8 तरंग हैं। राजत रंगड़ी इतिहास अध्ययन का एक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। कल्हड़ निष्पक्ष इतिहासकार था। कहा भी गया कि वह गुणवान व्यक्ति, प्रशंसा का पात्र
है जो राग देश से ऊपर उठकर एकमात्र सत्य का निरूपण करता है। कल्हड़ कभी कभी, जिससे आप लोगों ने देखा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जाता था, तो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से पढ़े होंगे तो बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर पाल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो पाल वंश का संस्थापक आप लोगों को पता होगा कि गोपाल को माना जाता है। जैसे हमने गोपाल को ऊपर पढ़ लिया कि उसको ज़्यादा राजनीति के बारे में और सैन्य शक्ति के बारे में ज्ञान नहीं था, लेकिन प्रकृति ने उसे समझो कि राजा बना ही दिया था। तो खालिमपुर अभिलेख के अनुसार राजनीतिक अव्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए प्रकृति ने गोपाल को राजा चुना। गोपाल की राजनीतिक एवं सैनिक उपलब्धियों के बारे में निश्चयात्मक रूप में मात्र इतना ही कहा जा सकता है कि उसे बंगाल की अस्त व्यस्तता और शासन भाव मात्स्य न्याय का अंत कर पाल राज की नींव डाली। यही पाल वंश का संस्थापक था। अब यहाँ पर प्रतिहारों की उत्पत्ति बताइए। प्रतिहार की उत्पत्ति कैसे हुई? जो गुर्जर प्रतिहार थे, गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के विषय में अस्तराज को माना जाता है, जिसे आप लोगों को पता होगा। इतिहासकारों में मतभेद है, कुछ लोग उन्हें विदेशी तो कुछ स्वदेशी मानते हैं, परंतु वह वास्तव में भारतीय थे। डॉक्टर विशुद्धानंद पाठक का अभिमत है कि उनके अभिलेखों से कुछ ज्ञात होता है कि वह मूलतः ब्राह्मण ठहरते हैं, जो बाद में क्षत्रिय हो गए। बाद में उन्हें अपने क्षत्रिय को शिरोमणि लक्ष्मण से जोड़ लिया। अब देखते हैं विग्रहराज चतुर्थ, ये भी आप लोग देख लें। इसके बाद ये हमारा खत्म होता है। इसके बाद और बहुत सारे भी हैं जो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। विग्रहराज ने अपने भाई जगदेव की हत्या कर 1150 में चौहान वंश के सिंहासन पर बैठा। विग्रहराज कौन था? चौहान वंश का शासक था। वह बीसल देव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बीसल देव एक रचना भी है। वह चौहान वंश का महाप्रतापी सम्राट था। सिंहासन पर बैठते हुए चौहानों के गौरव की वृद्धि में जुट गया। उसने चालुक, दिल्ली के तोमर, मालवा तथा तुर्कों पर विजय प्राप्त की। उसने अपनी कार्यकुशलता से चौहानों को उत्तरी भारत के सबसे शक्तिशाली सत्ता बना दिया। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इससे पहले आप लोगों ने जो पार्ट 1 मैंने बताया था, आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो भी लाइव क्लास में मैंने पूरा इम्पोर्टेंट बता दिया था, वो आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। और पूरा PDF आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप विजिट करके ले सकते हैं। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद जरूर आया होगा। तो एक बार चैनल पर विजिट कीजिए, देखिए वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।